जम्मू कश्मीर के मुसलमान की ये पहली जिम्मेवारी है कि इस तरीके के इनिशिएटिव्स को खड़ा होकर अपोज करे। दिस इज द मॉडल ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड जो अमेरिका में भी चला, यूएस में भी चला। क्या नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने ये तथ्य नहीं है? क्या गृह मंत्रालय के सामने ये तथ्य नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट सिंसियर। और मैंने जैसे बताया कि पिछले 70 साल से जो पॉलिसी चल रही है, वो पॉलिसी जो एक पैराडाइम बन चुकी है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, उसे बदला नहीं गया। एनआईए के लोग हों, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हों, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हों, सब इस चीज को देख के रो रहे हैं आज की डेट में कि ये सब चीजें पता होने के बावजूद भी केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती। और ये पूरी जिम्मेवारी से इल्जाम लगा रहा हूं केंद्र सरकार पे। भाजपा ने कहा हम नहीं करेंगे, वो तो डिनायल मोड में रहते हैं। अगर मुसलमान ये कहता है कि नहीं, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के खिलाफ मैं खड़ा नहीं होऊंगा और उसके खिलाफ आप बात करेंगे तो मैं आपसे दूर हो जाऊंगा, तो फिर मैं ऐसे मुसलमान को साथ में जोड़ना भी नहीं चाहता। जिस कानून को सबसे पहले कैग ने कहा कि ये संविधान के बिल्कुल उलट है, उसी कानून को हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। मैं रोशनी की बात कर रहा हूं, उस रोशनी एक्ट की, उस रोशनी के कानून की जिसके जरिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने 2001 में यह तय किया था कि हम वो जमीन जिन पर लोगों के जबरी कब्जे हैं, उन कब्जों को हम लीगलाइज करेंगे। वो पैसा जो वहां से जमा होगा उससे बिजली बनाएंगे और उससे नए बिजली के प्रोजेक्ट लगाएंगे। लेकिन 19 साल के बाद 2020 में हाई कोर्ट ने रोशनी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा और 25,000 करोड़ रुपए का रोशनी स्कैम सीबीआई के हवाले किया कि आप पड़ताल कीजिए वो कौन से बड़े लोग थे जिनके लिए कानून के अंदर 2004 में बदलाव किया गया और उसके बाद 2009 के बाद बदलाव किया गया और क्यों किया गया। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एकजुट जम्मू के चेयरमैन एडवोकेट अंकुर शर्मा। अंकुर जी, सबसे पहले आपको बधाई। आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे, यही मैंने सुना, जिस समय आपने इसमें इंटरेस्ट लिया और एक सीएमपी फाइल हुई। तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगा उस यूनिवर्सिटी के कालखंड के बारे में कि उस समय आपको कैसे इसमें दिलचस्पी आई और कैसे आपको लगा कि मुझे भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए। देखिए, रोशनी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना और जेएंडके के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला 25,000 करोड़ का भूमि घोटाला उसे सीबीआई को सौंपना, ये मुझे लगता है कि इंडियन डेमोक्रेसी की विक्ट्री है। आप इसमें देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कितना भी पावरफुल हो जाए, 2/3 बहुमत जुटा के कोई भी कानून बना ले और एग्जीक्यूटिव जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो उस कानून का कितना भी फायदा ले ले, दोनों मिल भी जाए, तो भी एक तीसरा ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है जहां पे जाके आप इन दोनों पावरफुल इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी तय करवा सकते हैं। आज ये साबित हो गया, इसलिए मेरा ये मानना है कि इंडियन डेमोक्रेसी की, आम जनता की बहुत बड़ी विक्ट्री है। जहाँ तक आपका सवाल है कि जिस समय मैंने ये सीएमपी फाइल की सीकिंग सीबीआई प्रोब इनटू रोशनी स्कैम, वो भी 2014 में, आज से 6 वर्ष पहले। तो आप जानते हैं कि आई एम एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और उसके काफ़ी देर के बाद आई ज्वाइंड लॉ। तो ये जो बीच का पीरियड था उसमें किस तरीके से समाज में रिफॉर्म आए, समाज को किस तरीके से चेंज किया जाए, उसमें इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स मेरी काफ़ी रहीं। तो उसी दौरान जब सीएजी की रिपोर्ट आई, जब मुझे इस घोटाले का पता चला, तो आई थॉट कि लेट्स फिक्स अकाउंटेबिलिटी, लेट्स सी दैट सम हेड्स रोल। तो उसी परिप्रेक्ष्य में उस पूरी रिपोर्ट को स्टडी करके हमने डिसाइड किया कि विल गो टू द कोर्ट। और कोर्ट में ऑलरेडी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चल रही थी जिसे एडवोकेट शेख शकील साहब कंटेस्ट कर रहे थे। तो चूंकि वो भी स्टेट लैंड्स की ग्रैबिंग को लेके थी, सो वी डिसाइडेड कि हम इसमें एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे जिसमें हम स्पेसिफिकली रोशनी। तो ये आपने एज अ स्टूडेंट फाइल किया? या टेक्निकली यू कैन से एज आई वाज देन अ स्टूडेंट। मेरी लॉ की डिग्री उस समय कंप्लीट नहीं हुई थी। आई वाज स्टिल अ स्टूडेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बहुत कम समय में फिर आई पास्ड माय डिग्री। और उस समय फिर ये फाइल हुआ तो नोटिसेस वर इशूड। उस समय भी बहुत ये पब्लिक डोमेन में मामला था और हमने उसमें बताया था कि किस तरीके से, क्योंकि बेनिफिशियरीज बड़े बड़े लोग हैं, जिन्होंने कानून बनाया है वही इस कानून इस स्कैम के बेनिफिशियरीज हैं। तो एंटी करप्शन ब्यूरो उस समय जो विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानी जाती थी, हमने ये एक्सप्लेन किया अपनी पिटीशन में कि ये अनइन्फ्लुएंस्ड तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, अकाउंटेबल तरीके से, फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगी। और पिछले 6 सालों में यही प्रूव हुआ। तो पिछले 6 सालों की स्ट्रगल में और हमारे आर्ग्यूमेंट्स के आधार पे कोर्ट ने भी हमारे इस केस में मेरिट पाया और ये डिक्लेयर किया कि एसीबी से जांच लेके उस पर अविश्वास जता के, खरी खोटी सुना के ये जांच सीबीआई को दे दी जाएगी।
अंकुर जी, जैसे आपने कहा कि जांच सीबीआई को दी गई, लेकिन दूसरा मामला है इस कानून को असंवैधानिक करार देने का। कैग ने भी यही कहा था, किसी ने नहीं सुनी थी 2014 में, बल्कि उस समय के रेवेन्यू मिनिस्टर, कांग्रेस के पावरफुल नेता और आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता एजाज अहमद खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जितनी भी चीजें कैग ने कही थी उन तमाम चीजों का उन्होंने खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि कोई घोटाला नहीं है, ये सिर्फ हवाबाजियां हैं डॉक्टर सुभाष पांडे की। आज आपसे जानना चाहता हूं, ये जो असंवैधानिक घोषित हुआ है, ये क्या सीएमपी का हिस्सा था, या ये जो पीआईएल फाइल हुई है उसका हिस्सा था, या ये कोई और कहानी है? देखिए, जो एक्ट की अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात है, वो एक टोटली डिफरेंट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी। ये सारे मामले फिर जोड़ दिए गए थे। वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी PIL 41/2014, ठीक, जो अंकुर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ JNK के टाइटल से जानी जाती है, जो स्वयं मैंने फाइल की थी। स्कैम एक अलग पोर्शन था जो CMP के जरिए डील हुआ, और अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द एक्ट एक अलग पोर्शन था जो इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए हुआ। ये एक्सक्लूसिव पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी जिसमें हमने कानून की संवैधानिक वैधता को चैलेंज किया था, उसको चुनौती दी थी। आपने कैग की रिपोर्ट की बात की। कैग की रिपोर्ट में मुख्यतः दो चीजें थी। कैग की रिपोर्ट में एक्ट की अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बारे में अधिक कुछ नहीं लिखा गया था, लेकिन एक्ट के तहत जो रूल्स बने थे उनको ये बताया गया था कि ये रूल्स जो हैं दे आर रिपग्नेंट टू द पेरेंट एक्ट, क्योंकि कैग इज नॉट एन अथॉरिटी टू से कि कौन सा कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा नहीं है। लेकिन हाँ, कैग किसी भी कानून की इंप्लीमेंटेशन के बारे में रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकता है, और उसकी इंप्लीमेंटेशन को लेके जो एग्जीक्यूटिव रूल्स बनाता है, लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या रूल्स बनाता है, उसके ऊपर अपनी टिप्पणी कर सकता है। और उन्होंने वो टिप्पणी की थी। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से पेरेंट एक्ट के बेसिक पर्पस को डिफीट करते हुए इन्होंने रूल्स बनाए। और वो 2007 में जो रूल्स अमेंड हुए, जिसमें गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर थे, उनके रोल को संदिग्ध कैग ने बताया था। तो इस पृष्ठभूमि में हमने कोर्ट में चुनौती दी एक्ट की संवैधानिक वैधता को, और हमने कानून को चैलेंज किया ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 प्राइमरीली। देखिए, आर्टिकल 14 इक्वालिटी गारंटी करता है कि स्टेट कैन नॉट डिनाई इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आर्टिकल 14 की वायलेशन तब पिक्चर में आ जाएगी जब सरकार, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर या स्टेट ऐसा कानून बनाएगी विच इज कैटेगराइज्ड एज क्लास लेजिस्लेशन। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि आप नागरिकों के बीच में से कोई स्पेसिफिक क्लास आइडेंटिफाई करके विशेष तौर से उस क्लास के लिए कानून नहीं बना सकते। उसमें विशेष प्रकार के लोगों के लिए कोई विशेष कानून नहीं बना सकते। जैसे आपने इसमें स्टेट लैंड के एनक्रोचर्स को या स्टेट लैंड के ऑक्यूपेंट्स को, ऑथोराइज्ड या अनऑथोराइज्ड, उनको आपने चिन्हित किया, उनको आपने क्लास डिक्लेयर किया, और फिर यह कहा कि इस क्लास के लिए हम कानून बना सकते हैं। और मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं, रोशनी कानून के तहत सरकारी जमीन के मालिकाना हक लेने के लिए केवल एक ही क्लास एलिजिबल थी, जो सरकारी जमीन पे कब्जा करके बैठी हुई है। मैं एप्लीकेशन भी नहीं लगा सकता था, आप एप्लीकेशन भी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि ना आपके कब्जे में कोई सरकारी जमीन थी, ना मेरे कब्जे में कोई सरकारी जमीन थी, ना 95% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ JNK जिसके कब्जे में सरकारी जमीन थी। 5-7-8% लोग थे जिनके कब्जे में लाखों कनाल सरकारी जमीन थी। तो आपने एक क्लास लेजिस्लेशन किया, और वो सुप्रीम कोर्ट कहता है अपनी कई सारी जजमेंट्स में कि दैट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, वो इक्वालिटी कोड के खिलाफ है। इसमें एक एक्सेप्शन जरूर है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप क्लास लेजिस्लेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको इंटेलिजिबल डिफरेंशिया आइडेंटिफाई करना है। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब कि समाज में से आपको उस डिस्टिंक्शन के बेस पे क्लास को आइडेंटिफाई करना है जो जस्टिफिएबल हो, जो रीजनेबल हो। जब तक आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया ना करके उसके बिना कोई क्लास लेजिस्लेशन करते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है। जैसे आपने रोशनी के बारे में ये कहा कि किस तरीके से असंवैधानिक था, और उसको अब हाई कोर्ट ने भी मान लिया असंवैधानिक है। एंटी करप्शन ब्यूरो 5 अगस्त 2019, एक संविधान और एक संविधान के अलावा एक प्रधान का सपना वो जो है वो साकार हुआ। लेकिन आपसे समझना चाहूंगा कि स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन से नामकरण चेंज हुआ और एंटी करप्शन ब्यूरो हुआ, और जिस तरीके से हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने लताड़ा है ACB को, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आप जानते हैं जजमेंट में पूरी डिटेल में 17 FIRs अभी तक जो दर्ज हुई थी उसके सब स्टेटस जो है वो कोर्ट ने अपनी जजमेंट में डिस्कस किए, और उसको पढ़ के एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस अगर आप करें तो आप ये पाएंगे कि ACB पूरे तरीके से इस जांच
को इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने में विफल हुई। ठीक। बहुत सारे केसेस में तो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन ही नहीं मिली, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए परस्यू ही नहीं किया गया, जहां चालान फाइल किया गया वहां बहस नहीं की गई चार्जेस पे, कोई इफेक्टिव रोल एसीबी ने इसमें निभाया नहीं। केवल 5 केसेस में आउट ऑफ 17 कोई दिखाने योग्य कुछ कार्रवाई, ऊपर एक पेपर लेवल की कार्रवाई करने को दिखाया गया। तो एसीबी और विजिलेंस जो सरकार का एक ऑर्गन बन के काम कर रही थी, क्योंकि इसमें सरकार और सरकारी बाबू वो शामिल थे, ठीक, तो उसके कंडक्ट को लेके ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एविडेंस कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं। केवल टिप्पणियां नहीं की हैं, अपनी फाइंडिंग्स रिटर्न की हैं और ये कहा है कि एसीबी सक्षम नहीं है ये जांच को ट्रांसपेरेंट तरीके से करने में, इसलिए इस जांच को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को दिया जाएगा। लेकिन एक चीज आपको कितना विश्वास है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन उन बड़े बड़े लोगों के ऊपर, बहुत बड़े बड़े नाम हैं और वो नाम हैं जो इस समय भी केंद्र में जो सरकार है उस सरकार के करीबियों में माने जाते हैं, क्या आपको लगता है कि संभव हो पाएगा उनके ऊपर कोई कार्रवाई करना सीबीआई के लिए? या लोग तो अभी से कहना शुरू हो गए जी सीबीआई ये कोई गरीबों का मामला तो है नहीं, कोई कमजोरों का मामला तो है नहीं, कोई ऐसे लोगों का मामला तो नहीं है कि जिनके खिलाफ कार्रवाई करें तो सरकार कह सके हमने कमाल कर दी। देखिए, लार्जली आप इस चीज़ को एनालाइज करें कि क्या सीबीआई फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि सीबीआई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है और सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सीबीआई को लेकर करती है और सीबीआई भी आप ये नहीं कह सकते कि बहुत निष्पक्ष तरीके से जांच करने में सक्षम होती है जब गवर्नमेंट्स डिसाइड कर लें कि हमने इंटरफेयर करना है। लेकिन इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि बहुत एक ऐतिहासिक ये फैसला आया है और इस फैसले में सीबीआई की फंक्शनल इंडिपेंडेंस को लेके बहुत सारे प्रोसीजरल सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए। फॉर इंस्टेंस देखिए, आप लार्जली देखिए एसीबी जितनी कम इंडिपेंडेंट थी इन कंपैरिजन टू एसीबी, सीबीआई जम्मू कश्मीर में अगर इन्वेस्टिगेशन करेगी तो अधिक इंडिपेंडेंट होगी। पॉलिटिकल प्रेशर सीबीआई के अफसरों पे जो बाहर के होंगे उन पे कम होगा। ये स्टेट पुलिस के जो पुलिस ऑफिसर एसीबी में हैं ये तो मानसिक तौर पे भी फारूक अब्दुल्ला के स्लेव्स हैं, या मान लीजिए गुलाम नबी आजाद के स्लेव्स हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे। तो एक साइकोलॉजिकल कंपोनेंट हटा, प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन आई जो मोर इक्विप्ड है, जो मोर प्रोफेशनल है, जिसका स्ट्रक्चर, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा हाईली इक्विप्ड है। लेकिन मैं वही बता रहा हूं, ये एक एंगल है कि यू हैव अ मोर इंडिपेंडेंट एजेंसी नाउ टू प्रोब, एक चीज। दूसरा, कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को बाध्य किया है, चीफ सेक्रेटरी को यह कहा है कि आप सुनिश्चित करेंगे कि सीबीआई अनहेम्पर्ड तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दे। तीसरा, डेप्यूटी कमिश्नर्स और डिवकॉम्स जिन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे अधिक कोऑपरेशन दिखानी है, कागज देने हैं, डिटेल्स देनी है, उनके बारे में क्लियरली कोर्ट ने लिखा है कि जो भी डीसी या डिवकॉम पकड़ा गया कागज छुपाता हुआ, डिले कॉज करता हुआ, किसी भी तरीके से इंटरप्शन कॉज करता हुआ, he'll be held liable guilty of contempt of court और खंडपीठ के सामने, डिवीजन बेंच के सामने उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलेगा और उसमें समय सीमा तय की गई है। 1 हफ्ते के भीतर अगर वो ट्रांसलेशंस नहीं देते हैं, 1 हफ्ते के भीतर अगर वो मांगा हुआ कागज नहीं देते हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। तीसरा, उन लोगों के कार्यकाल में जिनके कार्यकाल में ये लैंड इंक्रोचमेंट्स हुई उनको भी चिन्हित करने का काम सीबीआई को दिया गया है। चौथा, सीबीआई की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए भी कोर्ट ने यह कहा है कि आप 8 हफ्ते के बाद सील्ड कवर में अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट करेंगे। पांचवा, कोर्ट ने, आपने पढ़ा होगा उस पैराग्राफ में, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट पैराग्राफ नंबर, आपने कहा होगा पिटिशनर्स एंड अंकुर शर्मा, ये दे हैव बीन गिवन लिबर्टी कि आप सीबीआई को बता सकते हैं कि ये मटेरियल और है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए। हमारे पोजीशन में, हमारी पावर में जो भी मटेरियल होगा, अभी है, आने वाले समय में आएगा, वो हम सीबीआई को जाके देंगे तो सीबीआई बाध्य होगी उस पर कार्रवाई करने के लिए। तो ये सारी चीजें कुल मिला के अगर आप देखें तो ब्यूरोक्रेसी को भी अकाउंटेबल किया गया है एज फार एज इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न, क्योंकि हर्डल्स कहां होती थी, ब्यूरोक्रेसी काम खराब कर देती, कागज नहीं देगी, छुपा देगी, डिले करेगी। तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि सीबीआई इज गोइंग टू कंडक्ट इट फेयरली एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव नो रीजन टू बिलीव कि सीबीआई विल नॉट डू इट फेयरली और सफिशिएंट प्रोसीजरल सेफगार्ड सीबीआई को भी एम्पावर करने के लिए प्लस ब्यूरोक्रेसी को भी अकाउंटेबल करने के लिए दिए गए। और जिस तरीके की टिप्पणियां पॉलिटिकल क्लास पे की गई हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इसमें हिम्मत जुटा पाएगा, केंद्रीय मंत्री भी चाहे वो, कि सीबीआई की इस जांच में कोई दखलंदाजी करे। अगर कोई करेगा सो कोर्ट है, वहां पे जाके उसकी क्लास लगवाई जाएगी। अंकुर जी, एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये कि एक वो मुख्यमंत्री जो इस समय पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद हैं, अपने घर के अंदर हैं, वो सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन एक आईएएस अधिकारी की रोकती हैं
डीओपीटी तक फाइल नहीं जाने देती, फाइल सीएम के ऑफिस से ही वापस चली जाती है, निचले स्तर के अफसरों पर कार्रवाई होती है, लेकिन आईएएस दोनों बाबुओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज इस डिस्पेंसेशन के 5 अगस्त 2019 के बाद वाले डिस्पेंसेशन में भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर अधिकारी बैठे हुए हैं। क्या आपको लग रहा है कि यह संभव है कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो और जम्मू कश्मीर के इतिहास में 1947 के बाद पहली बार कहीं देखने को मिले कि वाकई किसी को बख्शा नहीं जा रहा और ये जो जमीन के जितने भी चोर हैं इन सभी चोरों के ऊपर सख्त कार्रवाई? क्या आपको लगता है? देखिए, इस संबंध में मैं आपको ये कह दूं, अगर आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें तो जजमेंट में क्लियरली ये कहा गया है कि सीबीआई विल लुक इनटू पॉलिटिशियंस एज अ क्लास, ब्यूरोक्रेट्स एज अ क्लास, उन्हें आइडेंटिफाई करके, चिन्हित करके उन पे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करेगी। तो पहला तो एक कैटेगराइजेशन हो गई है कि जो लोग पावरफुल हैं, एक कोर्ट ने संदेश दे दिया है कि वी वांट टू सी एक्शन अगेंस्ट द पावरफुल, क्योंकि पावरफुल के अगेंस्ट एक्शन अगर होगा तो समाज में मैसेज जाएगा, पावरफुल के अगेंस्ट अगर एक्शन होगा तो आपको क्या लगता है कि कोर्ट के इस फैसले के फौरन बाद आपको नहीं लगता कि उन अधिकारियों को कम से कम पोजीशनों से फौरन चीफ सेक्रेटरी साहब को हटा देना चाहिए था कि जी अभी तो कोर्ट का ये फैसला आ गया है, अब फिलहाल हम आपको कोई ऐसा महकमा देंगे जिस महकमे में आप रहेंगे ठंडे बस्ते में, ताकि सीबीआई अपना कामकाज ठीक तरीके से कर सके। उन्हें छेड़ना ही नहीं, उन्हें इंपॉर्टेंट पोजीशन में बनाए रखना, क्या आपको लगता है कि ये कोई अक्लमंदी है? देखिए, प्रॉपर्टी तो यही कहती है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी यही कहती है कि अगर किसी व्यक्ति पे एविडेंस के आधार पे प्राइमा फेसाई कुछ इल्ज़ाम लगाए जाते हैं तो यू शुड नॉट प्लेस हिम एट अ पावरफुल पोजीशन। अगर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट एक पेंडिंग एफआईआर है और इतने बड़े स्कैम को लेके एफआईआर है, तो आई डोंट थिंक कि एलजी साहब को या चीफ सेक्रेटरी साहब को ब्यूरोक्रेसी में या अपने एडवाइजरी काउंसिल में ऐसे व्यक्तियों को रखना चाहिए जिनके ऊपर लांछन लगे हैं, क्योंकि यू आर गिविंग अ सिग्नल टू द सोसाइटी किन व्यक्तियों को हम साथ लेके चल रहे हैं, किन व्यक्तियों के समर्थन से हम ये सरकार चला रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ अंकुर जी आपसे ये समझना चाहेंगे, जो बाबू लोग 2014 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के चहेते थे, उनके खास थे, और 2019 तक भी अगर कहा जाए पीडीपी सरकार में थी, तो सुनने में ये आ रहा था कि अब सरकार इस तरीके से बदलेगी कि उन तमाम लोगों को जो है हाशिए पे लाकर खड़ा कर दिया जाएगा और उन लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी जो सिस्टम में ज्यादा जिम्मेदार हैं, ज्यादा ईमानदार हैं। समझ में नहीं आ रहा कि रोशनी का इतना बड़ा स्कैम है, इसमें बहुत बड़े बड़े अफसर, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन वाले अफसर, रिटायर्ड जो घर में बैठे हुए इस वक्त, वो भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर हैं। तो क्या आपको लगता है कि वाकई निज़ाम बदला है? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े घोटाले में इतनी उच्च स्तरीय जांच ऑर्डर की गई है। इससे पहले ये चीज़ें संभव नहीं थी। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक वो कानून जिसे जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से यूनानिमसली पास किया और जिसके बेनिफिशियरीज लेजिस्लेटर्स और चीफ मिनिस्टर्स और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज रहीं, उसे असंवैधानिक डिक्लेयर किया। इनफैक्ट 2014 में मुझसे ये सवाल पूछा जाता था, क्या आपको लगता है ये कानून खत्म होगा, क्या आपको लगता है कि कोर्ट सीबीआई को देगा? तो उस समय तो मेरे पास जवाब नहीं था, एक उम्मीद थी और अपने पे विश्वास था कि हम लड़के इसे करवाएंगे। तो वो चीज़ हुई। तो इसीलिए मैं आपके जो एक बार बार आप ये सवाल आ रहे हैं कि क्या ये होगा, क्या ये होगा, आप सुनिश्चित रहिए, निश्चिंत रहिए। ये हमने तय किया है कि इस केस को इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना है। एक चीज़ ये हुई। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि पुरानी डिस्पेंसेशन जब बदली तो उम्मीद ये लोगों में थी कि ईमानदार व्यक्तियों को सामने लाया जाएगा, अच्छे तरीके से काम होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ एकजुट जम्मू ऑल्सो, केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद और राज्य में पीडीपी बीजेपी की सरकार आने के बाद वी हैव मेंटेन्ड इट एंड ऑन एविडेंस कि पिछले 70 साल से जो स्टेट पैराडाइम, स्टेट पॉलिसी जो जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र चला रहा था, उसमें रत्ती भर का भी बदलाव नहीं आया। ब्यूरोक्रेसी में किस तरीके के व्यक्तियों को डालना है, किस तरीके की सोच को ब्यूरोक्रेसी में प्रमोट करना है, पॉलिटिकल क्लास में किस तरीके की सोच को आगे लेके जाना है, वो जो एक नेहरूवियन थॉट था जम्मू कश्मीर को चलाने वाला, आज केंद्र सरकार भी मोर नेहरूवियन होकर उस पॉलिसी को चला रही है। इसलिए लार्जली मैं कहूं तो आपको यहाँ की ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिकल सेटअप में कोई अंतर नजर आएगा नहीं। और दूसरी चीज, एक पॉलिटिकल क्राइसिस जम्मू में जो रहा, तो कोई आवाज उठाने के लिए भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, उसकी जो स्टेट यूनिट है यहाँ पे, उनके तो मुंह में दही जमा होता है इतना। इनफैक्ट ये 25,000 करोड़ के घोटाले में इतनी बड़ी चीजें हुई तो बहुत सारे व्यक्तियों से मेरी कुछ बात हुई तो ये कहने लगे कि देखिए सब पार्टीज के लोग इसमें शामिल हैं, हमारी पार्टी के लोग भी शामिल हैं, हम कैसे आवाज उठाएं। तो दैट इज देयर इंटेग्रिटी और ये उनकी अकाउंटेबिलिटी है टुवर्ड्स द पब्लिक। अच्छा अंकुर जी, एक और बात जो है बिल्कुल आखिर में आपसे ही जानना चाहूँगा, वो एक शेर है, वही था ख्वाब जो सबने मिल के देखा था, अब अपने अपने कबीलों में बट के देखते हैं। लड़ाई आपकी भी स्टेट लैंड की है,
आप उसको ज़मीन जहाद कहते हैं। लड़ाई शेख शकील की भी स्टेट लैंड की है, वो उसको माफिया लैंड माफिया कहते हैं। इसी तरीके से और कई लोग हैं जो अलग 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 जगह पर बिखर बिखर कर लड़ाई सेम लड़ रहे हैं। तो ये संभव क्यों नहीं हो पाता जम्मू में कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, कोविड-19 का आपका रिस्पॉन्स हो, या उसके अलावा ज़मीन का ये मामला हो कि लाखों कनाल फॉरेस्ट की ज़मीन लोगों ने जबरी कब्जे किए हुए हैं, लेकिन मामला धर्म पर आकर जो है वो दो भारतीयों को दो धर्मों में बांट देता है और मलाई जो है वो लैंड माफिया खा लेते हैं। तो आपसे समझना चाहूंगा, तो ये ख्वाब कभी अब मिलके भी देखेंगे या ये बस अपने अपने कबीले का ही काम चलता रहेगा? देखिए, ये धर्म के आधार पे डेमोग्राफिक इन्वेजन हमने और एकजुट जम्मू ने डिक्लेयर नहीं किया। हमने बहुत बार एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर में इस्लामाइजेशन का प्रोसेस जो है वो आईएसआई स्पॉन्सर्ड है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ हवाला चैनल्स के थ्रू कुछ एनजीओज़ के जरिए ऑपरेट करते हैं, जिनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर को 100% इतने कालखंड में आपको इस्लामाइज करना है। वही शेख अब्दुल्ला का भी यही सपना था ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर का, जिसमें जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को आपने डायरेक्टली कनेक्ट करना था कश्मीर के साथ। अच्छा, उस पृष्ठभूमि में हम इसे देखते हैं। इसमें आम व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। जब हम लैंड जिहाद कहते हैं, जब हम डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू कहते हैं, तो हम कहते हैं ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। हमने ये कभी नहीं कहा कि यहाँ के मुसलमान स्पॉन्सर करके इसे चला रहे हैं, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। अब समझिए कैसे, देखिए लड़ाई सेम नहीं है। लैंड माफिया के खिलाफ लड़ाई एक इज अ पोर्शन ऑफ दिस थिंग, राइट। डेमोग्राफिक इन्वेजन कैसे है और स्टेट स्पॉन्सर्ड कैसे है? एक विधानसभा कानून बनाती है, जिस कानून के जरिए सरकारी जमीन मुसलमानों को दे दी जाती है ओवरवेलमिंगली। अगर आप रिकॉर्ड देखें, आप कठुआ में जाएं, सांबा में जाएं, ऐसे मुसलमानों को ज़मीनें दी गई हैं रोशनी कानून के तहत, मालिकाना हक, जो वहाँ पे पिछले 10-12 साल से रहते ही नहीं थे। वो कहीं बाहर से लाए गए, किसी षड्यंत्र के तहत वहाँ पे बसाए गए, जैसे रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को यहाँ बसाया गया, और इस कानून के जरिए उन्हें मालिकाना हक दे दिए गए। अच्छा, दूसरी चीज़ स्टेट स्पॉन्सर्ड, ये हो गया लेजिस्लेटिव रूट से जिहाद करना, यानी लेजिस्लेटिव जिहाद। रोशनी वॉज अ लेजिस्लेटिव जिहाद, जहाँ पे मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल पे जो हार्डकोर इस्लामिस्ट्स हैं वो डेमोक्रेटिक स्पेसेस और फ्रीडम्स को इस्तेमाल करके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर घुस के ऐसे कानून और ऐसे ऑर्डर पास करते हैं जिसके जरिए वो अपने जिहाद को आगे चला पाए। दिस इज द मॉडल ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड, जो अमेरिका में भी चला, यूएस में भी चला। अगर आप इसकी व्यापक तौर पर स्टडी करें या विशेष तौर पर मेरा इंटरव्यू इस विषय को लेकर करें तो हम डिटेल में इस पर चर्चा कर सकते हैं। दूसरी चीज एग्जीक्यूटिव जिहाद। देखिए मैं टर्म्स क्या यूज कर रहा हूँ, लेजिस्लेटिव, डेमोक्रेटिक टर्म्स है। एग्जीक्यूटिव जिहाद था महबूबा मुफ्ती ने जो 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर इंट्रोड्यूस करके किया, जिसमें उसने मुस्लिम्स को लीगल इम्यूनिटी दी लैंड एनक्रोचमेंट और काउ स्लॉटर करने के लिए। वो कहती है कि अगर कोई मुसलमान जम्मू संभाग में जमीन पे कब्जा कर लेता है तो कोई डीसी, कोई एसएसपी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। आप मुझे बताइए, क्या कोई सेक्युलर मुसलमान इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सकता है? उसके अलावा तीसरा प्रोसेस जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, दैट इज अ फंडेड कॉलोनाइजेशन। क्या आप जानते हैं यहाँ पे आज कश्मीर से मुसलमान आ रहे हैं, बाहर से मुसलमान आ रहे हैं, और जम्मू के हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में जो मार्केट प्राइस है लैंड का, उससे अधिक दे के जमीनें खरीद रहे हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको तथ्य दे देता हूं। यहाँ पे सब्सिडी दी जा रही है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के पैसे के जरिए, हवाला चैनल्स के थ्रू जो आता है अंकुर जी, अगर इतनी जानकारी जमीन खरीदने के लिए। और तीसरी मैं आपको बता दूं, क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड, इंड्यूस्ड माइग्रेशन। आप देखिए, मुझे बताइए, क्या मुसलमान कश्मीर से पलायन करेगा ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन? भाई मुसलमान की कश्मीर में रिलीजियस परसिक्यूशन तो नहीं हो सकती ना। 250 के करीब ऐसी फैमिलीज हैं जिन्हें रिलीजियस परसिक्यूशन के आधार पे जम्मू लाया गया। वो गरीब मुसलमान थे, इनोसेंट मुसलमान थे। उन्हें यह बताया गया कि आप उठ के जम्मू में जाके बैठिए, आपको कश्मीरी हिंदू को मिलने वाली सब रिजर्वेशन, कोटा और वो स्टेटस आपको देंगे, प्रोवाइडेड आप जम्मू में जाके बैठते। 250 के करीब ऐसी फैमिलीज हैं जिन्हें सेम स्टेटस देके यहाँ के क्वार्टर्स में सब्सिडाइज्ड राशन देके बैठाया गया, क्योंकि जो पीछे की ताकतें हैं उनकी मंशा जम्मू कश्मीर में उन्माद पैदा करने की। और जम्मू कश्मीर के मुसलमान की ये पहली जिम्मेवारी है कि इस तरीके के इनिशिएटिव्स को खड़ा होकर अपोज करे। मैं आपके माध्यम से पूरे मुस्लिम समाज को अपील करना चाहता हूं, 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर का विरोध करिए। रोशनी कानून, जिसके जरिए स्टेट लैंड्स किसानों को नहीं दी गई। हमारे बॉर्डर पे, कठुआ, सांबा, जम्मू के बॉर्डर पे तमाम लोग जितने जो एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं, जो किसान हैं, वो पिछले 70-80 साल से वहां पे कल्टीवेटरी पोजेशन में हैं। उनकी एप्लीकेशंस पेंडिंग रही, और वहां से जो पठानकोट और गुरदासपुर से कुछ पॉलिटिशियंस और उनके भाई और उनके जो वर्कर्स थे, वो कुछ मुसलमानों को लेके आए, उन्हें जमीनें पे बैठा के जमीनें दे दी गई उनके नाम पे। क्या ये चीज रिवर्स नहीं होनी चाहिए? क्या ये कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने वाले काम नहीं है? आपसे ये चीज जानना चाहूंगा कि आपने जितनी भी बातें रखी हैं, क्या नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने ये तथ्य नहीं है? क्या गृह मंत्रालय के सामने ये तथ्य नहीं है
क्या आपको नहीं लगता कि इन चीजों का अगर इतनी भयानक स्थिति है, मैं आपको वो इसलिए क्यों नहीं इन चीजों का नोटिस लेते? वो इसलिए नहीं, क्योंकि किसी भी तरह का उत्पात और किसी भी तरह का जिहाद या किसी भी तरह का एक्सट्रीमिज्म, उसी के खिलाफ तो इतनी बड़ी जंग जो है वो लड़ी जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि एनआईए को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट सिंसियर, और मैंने जैसे बताया कि पिछले 70 साल से जो पॉलिसी चल रही है, वो पॉलिसी जो एक पैराडाइम बन चुकी है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, उसे बदला नहीं गया है। इसलिए जम्मू कश्मीर में इस्लामाइजेशन का प्रोसेस हो, उसे नहीं रोका गया है। और तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, एनआईए के लोग हों, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हों, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हों, सब इस चीज को देख के रो रहे हैं आज की डेट में कि ये सब चीजें पता होने के बावजूद भी केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती। और ये पूरी जिम्मेवारी से इल्जाम लगा रहा हूं केंद्र सरकार पे। ये जो सारे तथ्य जो आप सोच के हैरान हो रहे हैं कि जब उनको पता है तो वो कार्रवाई नहीं करते हैं, ये हमारी एजेंसीज के लोग भी आज रो रहे हैं कि वो सरकार हमें जम्मू कश्मीर में ये काम नहीं करने देती, नहीं रोकने देती, नहीं कार्रवाई करने देती। आप जानते हैं, सुनिए, तवी लैंड एनक्रोचमेंट को लेके हाई कोर्ट ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, और उस कमेटी ने रिपोर्ट दी, कोई 800 के करीब उन लोगों के नाम, खसरा नंबर्स, फोटोज के साथ क्या कंस्ट्रक्ट किया है कि इन लोगों ने तवी लैंड, पब्लिक लैंड, स्टेट लैंड, रिवर बेड पे कब्जा किया हुआ। 800 में से 798 मुसलमान हैं। और आप जानते हैं यहाँ के अधिकारियों ने क्या रिकमेंडेशन दी? अगर हम इन्हें बाहर निकालेंगे तो सिचुएशन कम्युनल हो जाएगी, तो पहले हमें इनके रिहेबिलिटेशन प्लान के लिए सोचना चाहिए, पहले इनके लिए प्लॉट काट के इनको मालिकाना हक उन प्लॉट के देने चाहिए। बीजेपी के कार्यकाल में हुआ? बीजेपी के कार्यकाल में हुआ, और बीजेपी के अधिकारियों ने किया, और बीजेपी की पॉलिटिकल लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में लेके किया। और ये तथ्य हैं जो एफिडेविट पे हमारे सामने पड़े हैं फाइल में। अच्छा। आप मुझे बताइए कि किस तरीके से समाज ठीक होगा? आप एक क्लास ऑफ पीपल, जो एक मेजॉरिटी यहाँ पे कम्युनिटी है, आप ये कहते हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जमीनों पे कब्जा करेगी, तो पहले हम उसे रिहेबिलिटेट करेंगे। एम्स में क्या हुआ? एम्स में जो फॉरेस्ट लैंड पे मुसलमानों का कब्जा था, उनको हटाने के लिए पहले उन्हें प्लॉट दिए गए पीछे। तो अगर आप एनक्रोचमेंट को इंसेंटिवाइज करेंगे धर्म के आधार पे, आप कहते हैं मुसलमान को हटाएंगे तो कम्युनल फसाद हो जाएगा, मुसलमान नाराज हो जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे सिस्टम चलेगा। इस तरीके से आप जम्मू को बर्बाद करने की साजिश करोगे। और आप उनकी मानसिकता देखिए, वो कम्युनल हैं जिन लोगों ने ये फैसला लिया कि मुसलमान को हटाएंगे तो कम्युनल फसाद होगा, या हम लोग कम्युनल हैं जो इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि धर्म के आधार पर नहीं, एनक्रोचर को एनक्रोचर समझ के हटाया जाना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल आखिर में अंकुर जी आपसे कि जब आप बात करते हैं जम्मू संभाग की, तो जम्मू संभाग के मुसलमानों के साथ क्या संवाद करने की आपने कोशिश की कि आप उन्हें ये कम से कम ये चीज बता सकें कि आपकी जो लड़ाई है वो उस भूमाफिया के साथ है जो धर्म का चोला पहनकर यहां पर फॉरेस्ट की लैंड के ऊपर, स्टेट लैंड के ऊपर कब्जा कर रखा है? कोई संवाद की कोशिश की, या आपको लगता है कोई जरूरत नहीं है संवाद की? देखिए, आप भी मुसलमान हैं, आपके साथ भी मेरा संवाद हुआ है, ऐसे और भी कई लोग हैं जो संवाद करते हैं। बहुत सारे मुस्लिम भाई हमारे हैं जिन्होंने अब सोशल मीडिया पे हमें सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। मैं मुसलमानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि लेट्स फाइट अगेंस्ट कम्युनलिज्म। अगर जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम मुस्लिम कम्युनलिज्म या फंडामेंटलिज्म की है, तो उससे हिंदू भी परेशान होगा, मुसलमान भी परेशान होगा, आम मुसलमान भी परेशान होगा, जैसे अब इन दिनों में हो रहा है, क्योंकि आवाज़ उठना शुरू हुई है और आम आदमी को उसकी वो फेस करनी पड़ती है। मैं मुसलमान से ये भी निवेदन करना चाहूँगा, खासकर जम्मू संभाग के, देखिए कश्मीर तो अपनी सेसेशनिज्म, ऑटोनॉमी, पाकिस्तान परस्ती की लड़ाई लड़ रहा है। जम्मू के मुसलमान को भी ये तय करना पड़ेगा कि जम्मू के लोगों की डिमांड्स के साथ उन्हें खड़ा होना पड़ेगा, जो जेन्युइन डिमांड्स है। अगर हम 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर को निरस्त करने की मांग करते हैं, तो जम्मू का मुसलमान हमारे साथ क्यों खड़ा नहीं हुआ? वो ऑर्डर अभी तक निरस्त नहीं हुआ। इट इज एज इट इज। भाजपा ने कहा हम नहीं करेंगे, वो तो डिनायल मोड में रहते हैं। अगर हम जम्मू के मुसलमान को ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान मेजॉरिटी में है और माइनॉरिटी राइट्स बहुत सैक्रोसैंक्ट हैं और सोल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन की, तो मुसलमान जम्मू का हमारे साथ खड़ा हो तो हम साथ में आगे चल सकते हैं। तीसरी चीज, 300 रसाना केस में हमने मुसलमान से सपोर्ट मांगी, हम सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मांग रहे थे, लेकिन कश्मीर ने अपोज किया। बहुत बड़ा एक तबका, एक लीडरशिप के लेवल पे, मैं नहीं कह रहा हूँ आम लोगों को बरगलाया जाता है, जाके कश्मीर के साथ खड़ा हो गया। यहाँ पे लैंड जिहाद, डेमोग्राफिक इन्वेजन, आईएसआई अपने जो फ्लैंक्स हैं, बीजेपी, पीडीपी हो, एनसी हो, सेपरेटिस्ट हो, उनके जरिए चला रही है। क्या आप उस प्रोसेस को अपोज नहीं करेंगे? तो ये देखिए, सेक्युलरिज्म इज नॉट अ वन वे ट्रैफिक, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। अगर मुसलमान ये कहता है कि नहीं, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के खिलाफ मैं खड़ा नहीं होऊंगा और उसके खिलाफ आप बात करेंगे तो मैं आपसे दूर हो जाऊंगा, तो फिर मैं ऐसे मुसलमान को साथ में जोड़ना भी नहीं चाहता जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के खिलाफ खड़ा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, एक जो जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा 6 साल के बाद इनकी सीएमपी पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अब रोशनी के घोटाले में जांच पड़ताल करेगी।
दूसरे से आपने सुना कि इन्होंने पीआईएल करी, जिस पीआईएल के जरिए हाईकोर्ट ने कहा कि रोशनी का जो कानून था वो असंवैधानिक था। ये जीत है। और आपने साफ तौर पर ये भी सुन लिया कि कोई भी समुदाय हो, यदि वो लड़ाई धर्म के आधार पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर लड़े कि भूमाफिया किसी भी धर्म किसी भी जात का हो, वो भूमाफिया है, तो हम उनके साथ हैं। ये सब आपने सुन लिया। आपका क्या कहना है जरूर कहिएगा। दीजिए इजाजत, आदाब।